हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिज़िक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिज़िक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर की। आज की हमारी क्लास है और इसमें हमारी बुक चल रही है, थर्ड बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो है आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हमारा लेक्चर नंबर थर्ड है। इससे पहले हम इसमें दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम था और इसमें आपका एक टॉपिक था इसमें जिसका नाम था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसका आपका नेम था। दो टॉपिक कर चुके हैं। आज हम इसमें तीसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। समझ गए होंगे आपको इसमें नाम से ही कि जिसमें आप क्या कर सको, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन की डिग्री निकाल सको। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन में कहा गया है, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन एंड द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स और अल्फा। अब ये इतनी बड़ी रामायण सी तो बोल दी इसमें कि ये है क्या। देखो, सिंपल सी एक चीज़ है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। आप बस ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, नंबर ऑफ डिसोसिएटिंग और पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल्स और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रेशियो के इक्वल होती है। ये बात तो आप सभी जानते हो। यहाँ पर क्या निकलते हैं, देखो, किसी भी रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे या फिर पार्टिसिपेट करेंगे, देखो बेटा, जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे वही तो डिसोसिएट होंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, नंबर ऑफ डिसोसिएटिंग मॉलिक्यूल्स और पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल्स टू द रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अनुपात को, इसके इसके रेशो को, यानी कि इनके रेशो को, रेशो मतलब अनुपात, यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे उससे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का पता निकाल सकते हो। और इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स और अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको परसेंटेज में निकालना, देखो इसके जस्ट नीचे दिया हुआ है, ये रहा। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, आगे देखो, इसमें एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है बेटा, छोटी सी लाइन है, ये दिखा देते हैं हम आपको। देखो ये रही, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100% एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इज ऑलवेज लेस देन 100%। ये क्या दिया है, ये आपको जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना तब समझ में आएगा। देखो इसमें क्या बताया गया है, पहले अभी ऐसे ही देख लो कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेटा आपके, उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% से ज़्यादा आती है, या 100% या पूरी की पूरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसमें आप निकाल सकते हो। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, इसमें क्या होती है, 100% से ऑलवेज लेस देन होती है, मतलब कम होती है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे, और चीज़ देखेंगे। पहले आप करो इसको नोट। मैं आपको सलाह दूंगी इसमें कि आप इसको वीडियो को यहीं पर पॉज करके साथ के साथ नोट करके चलो। स्क्रीनशॉट कलेक्ट करके रखोगे, क्या फ़ायदा फिर उसमें बाद में आपको दिक्कत होगी सारे एक साथ पढ़ने में। देखो इसमें आगे इसमें दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, केडी। आपको याद होगा हमने केपी और केसी के बारे में पढ़ा था। केसी क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और उसमें क्या था, केपी। केपी क्या था, कांस्टेंट प्रेशर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं किस पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। किसके लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें सबसे पहले देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाती हूँ। इसमें दिया हुआ है सिंथेसिस ऑफ एच आई, न्यूमेरिकल भी करेंगे इसमें। पहले ये चीज़ समझ लो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल तक पहुँचने के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए। देखो अब यहाँ पे एच आई किस तरीके से बना सकते हो, इतनी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस की है, इतने सारे कंपाउंड्स पड़े हैं, तो एच आई बनाना तो जानते ही होंगे आप। इसमें ये रहा, रिएक्शन दी हुई है आपके सामने। अब ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो इतना सारा है ये क्या है, छोटी सी एक चीज़ है। आपको जाना है फर्स्ट ईयर में। कहाँ जाना है, फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में क्या है, जब लास्ट ईयर, जब तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, तो आपको उसमें कराई गई थी क्या, द्विघात समीकरण। प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि के, द्विघात नहीं, प्रथम कोटि द्वितीय कोटि, ये जो समीकरण होती है, इक्वेशंस होती है, 1 डिग्री वाली रिएक्शन, 1 ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, इसमें भी कराई जाएंगी, लेकिन इसमें भी टाइम है। तो उसमें ये रिएक्शन आपको पहले ही करा दी गई थी, वहाँ से वो डेरिवेशन होता था पूरा, फिर भी आपको एक बार समझा देंगे। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम के डी के लिए वो निकालेंगे।
देखो यहाँ पर हम निकालेंगे इनिशियल मोल्स। मान लिया H के लिए इनिशियल मोल A है, I के लिए इनिशियल मोल B है और प्रोडक्ट के लिए फिलहाल 0 है। अब 0 क्यों लिया प्रोडक्ट के लिए बेटा? इनिशियल में हमारा मेन कौन होता है? रिएक्टेंट होता है या प्रोडक्ट? ऑब्वियस सी बात है, हमारा रिएक्टेंट मेन होता है, तो प्रोडक्ट के लिए इनिशियल मोल्स क्या लेंगे? 0 लेंगे। अब देखना इक्विलिब्रियम के लिए हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया? x से। इस वाले के लिए a माइनस एक्स, बी वाले के लिए b माइनस एक्स, और इसके लिए 2x क्यों हुआ बताओ? क्योंकि बेटा इसमें 2 मोल्स दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर आया हमारा 2x। अब निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ये सब क्यों निकाल रहे हैं पता चलेगा आपको, अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब पता चलेगा। इफ़ द वॉल्यूम इज़ v लीटर, अगर हमारा वॉल्यूम v दिया हो तो यहाँ पर क्या करोगे? वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगी सबकी। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना एक एक स्टेप। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्टिव मास, एक्टिव मास का लॉ लगाएंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करेंगे। ये कर दिया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ से क्या करोगे? ये कर दिया ना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ से बेटा ध्यान से देखना, इस H2 की वैल्यू ये हो जाएगी, इस I2 की वैल्यू ये हो जाएगी और इस HI की वैल्यू ये हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है। समझ में आई? किस फॉर्मूले में पुट करोगे? इसमें पुट करोगे। कौन सी वैल्यू? ये तीनों वैल्यूज। ठीक है, कर सकते हो। देखो इसमें ये देखो, ये कर दी यहाँ पर वैल्यूज पुट, कर सकते हो। इतना तो आप सेकेंड ईयर में हो, इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हो आप। ये सॉल्व करके हमारा यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है, देखो सिंथेसिस ऑफ HI हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं? डिसोसिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम निकालेंगे डिसोसिएशन ऑफ HI। तो वो कैसे निकलता है? डिसोसिएशन ऑफ HI। अब देखो डिसोसिएशन, ये तो हो गई हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन। सिंथेसिस ऑफ HI यानी कि HI बनाना है पहले, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। अब हम करेंगे इसको डिसोसिएशन, यानी कि HI को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन में जाना है। तो ये इस तरीके से हो सकती है। अब जब हम डिसोसिएशन कर रहे हैं यानी कि बैकवर्ड की तरफ चल रहे हैं, तो हमारा मेन कौन है? ये वाला मेन है, और इसके लिए इनिशियल मोल्स कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से करेंगे a माइनस एक्स और इनके लिए xx, और यहाँ पर क्या करेंगे? वॉल्यूम के लिए अपॉन में v रख देंगे। लॉ ऑफ एक्टिव मास निकालेंगे। लॉ ऑफ एक्टिव मास के लिए क्या करेंगे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बेटा इस बच्चे ने डायरेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल जैसे आपका ये सॉल्व हुआ था ना, ये वाला आपका, बिल्कुल इसी तरीके से आपका नेक्स्ट भी सॉल्व होगा। ये इधर जो दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करके ये आ गया यहाँ से KD इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस 2x स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? पहले आप क्या करो, पहले आप इसको नोट कर लो। ये रहा आपका, नोट कर लेना इसको बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कभी अगर ऐसा हो कि आपको बाद में कुछ कंफर्मेशन चाहिए तो आप नोट वहाँ से देख सकते हो। आगे इसमें इसी तरीके से दिया हुआ है, देखो यहाँ पर PCl5 का पहले सिंथेसिस दिया हुआ है, फिर यहाँ पर PCl5 का डिसोसिएशन दिया हुआ है। बिल्कुल जैसे हमने HI के लिए निकाला था, बिल्कुल इसी तरीके से निकालोगे। देख लो एक बार किस तरीके से दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, यहाँ से कर सकते हो इसको। ये रहा इसका डिसोसिएशन। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल में क्या ज़रूरत है इनकी? न्यूमेरिकल देखो, अब न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, देखो 3 मोल्स ऑफ PCl5। चलो PCl5 भी बता देते हैं आपको, इसमें PCl5 को लेकर दिया गया है। देखो PCl5 का सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? सिंथेसिस देख रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इसी तरीके से लेंगे, ये इनिशियल मोल a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, और PCl5 के लिए हो जाएगा 0। वॉल्यूम निकालेंगे तो v से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगा, v से डिवाइड। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्टिव मास, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वैल्यूज रखेंगे इनकी। ये वाली वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट करनी होगी KD की जगह पर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका एक्स वी अपॉन a माइनस एक्स, b माइनस एक्स। सिंथेसिस ऑफ PCl5 आ गया। आगे निकालेंगे इसमें डिसोसिएशन ऑफ PCl5। अब देखना यूज़ कौन सा करेंगे, यूज़ कौन सा करेंगे ये भी बताएंगे। तो डिसोसिएशन भी ऐसे ही निकल जाएगा, इसके लिए a और इसके लिए इनिशियल मोल्स 0, a माइनस एक्स एक्स एक्स। वॉल्यूम निकालने के लिए v से डिवाइड, वॉल्यूम के लिए। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करेंगे, ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, और यहाँ से आपका KD की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। किसके लिए? डिसोसिएशन के लिए, PCl5 के। ठीक है, जो आई आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू वी। बेटा हैंड राइटिंग का थोड़ा मैनेज करना, मैं इसलिए आपको ज़्यादातर चीज़ें बोल के बता रही हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है,
देखो 3 मोल्स ऑफ PCl5 आर हीटेड इन अ फ्लास्क ऑफ 4 लीटर वॉल्यूम। देखो मोल्स कितने दिए हुए हैं, 3 मोल्स दिए हुए हैं किसके, PCl5 के, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 4 लीटर आपको यहाँ से वॉल्यूम मिल गया। एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ PCl5 विल डिसोसिएट इनटू PCl3 एंड क्लोरीन। कि ये साम्यावस्था पर कि जो PCl5 का 40% है वो डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, PCl3 में, और Cl2 में डिसोसिएट हो जाएगा। तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब आपको यहाँ से क्या निकालोगे, बताओ क्या निकालोगे। अरे बेटा केडी निकालोगे, बिल्कुल आसान है निकालना आपको, बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था ना, वहाँ से केडी की वैल्यू। अब देखो आपके पास दो चीज़ है, या तो पहले इसको सॉल्व कर लो, बाद में इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो इसी तरीके से निकालोगे, रिएक्शन करोगे, PCl5 की डिसोसिएशन की बात की गई है ना, तो यहाँ पर आप करोगे डिसोसिएशन। अगर आपको सिंथेसिस की बात करी जाए तो आप करोगे सिंथेसिस, लेकिन यहाँ पर आ रहा है डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन की ही बात करोगे। समझ में आ गई इतनी बात। यहाँ पर इनिशियल मोल्स निकालोगे, इसी तरीके से वैल्यू निकालोगे, केडी आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यूज दी हैं 3 मोल, 4 लीटर, 40% PCl5, इनका यूज करोगे अब। और किस फॉर्मूले के लिए करोगे, इस फॉर्मूले के लिए करोगे। ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है, इनिशियल मोल्स देखो कितने दिए हुए हैं PCl5 के 3, यानी कि A। इनिशियल मोल क्या है PCl5 के लिए, A है ना, तो A की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 4 लीटर, ये आ गया वॉल्यूम। अब देखना डिसोसिएशन ऑफ PCl5 कितना दिया है 40%। तो बेटा PCl5 के टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स हैं यहाँ पर 3, ये दिए हुए टोटल मोल्स 3, तो 3 का आपको क्या निकालना है 40% निकालना है। इस तरीके से निकालोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये। समझ में आ गई इतनी बात। अब इन तीन, ये जो आपकी वैल्यूज आई हैं, यहाँ से a की वैल्यू, v की वैल्यू और ये x की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है, और यहाँ से आपका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा जो आपका ये रहा। सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन में मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती, आपको कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, टेम्परेचर का कोई यूज़ नहीं करना है आपको, क्योंकि टेम्परेचर आना ही नहीं है कहीं भी। क्यों नहीं आएगा पता चलेगा। देखो 15 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने दिए हुए हैं, H के 15 मोल्स दिए हुए हैं, रिएक्ट्स विद 5.2 मोल्स ऑफ I2, I2 के 5.2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर दें। देखो अलग अलग दे दिए, H के 15 दे दिए और I2 के B दे दिए, एंड फॉर्म यानी कि सिंथेसिस कर रहे हैं 10 मोल्स ऑफ HI। ध्यान से वर्ड को बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ पे हो रहा है फॉर्म सिंथेसिस, तो आपको सिंथेसिस वाली रिएक्शन करनी है। एंड फॉर्म HI एट इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब देखना फॉर्म आ रहा है ना, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्शन आपकी ये हो जाएगी, बिल्कुल जैसे पहले डेरिवेशन की थी बिल्कुल वैसी डेरिवेशन करोगे, आपका फॉर्मूला ये आएगा। अब देखना कैसे कैसे वैल्यू रखोगे। H के लिए वैल्यू कितनी दी हुई है, H के लिए वैल्यू 15, यानी कि A की वैल्यू दी हुई है 15, 15। B के लिए I के कितने मोल्स दिए हुए 5.2, तो B की वैल्यू दी हुई है 5.2। अब देखना X एंड फॉर्म 10 मोल्स ऑफ HI के कितने मोल्स बनाता है 10 मोल्स बनाता है। अब यहाँ पर HI की वैल्यू, HI को किससे रिप्रेजेंट करा है बेटा 2x से रिप्रेजेंट करा है, तो यहाँ पर 2x बराबर कितना आ जाएगा 10। जब सॉल्व करोगे x बराबर आएगा 5, x बराबर कितना आएगा 5। अब ये इन तीनों की वैल्यू कहाँ रखोगे, इस फॉर्मूले में रखोगे, रख सकते हो बिल्कुल आसानी से। नोट करो क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन भी नोट करो, ये रहा, ये हो गया, और ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये रहा, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर किसके लिए दे दिया, यहाँ पर आपकी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए दे दिया, डिसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन के लिए भी करा दिया, सिंथेसिस के लिए भी करा दिया। इस न्यूमेरिकल को नोट करोगे आप, इसको आपको खुद ने सॉल्व करना है। इसी तरीके से ये है, इसमें भी, इसमें देखो इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। घुमा दिया कैसे, 1 मोल्स ऑफ HI, क्या दे दिया, 1 मोल दे दिया किसका HI का, ऑन हीटिंग एट 440 डिग्री सेंटीग्रेड डीकम्पोज एट इट्स 50%, देन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो आपको पूरी रिएक्शन नहीं दी हुई है, यहाँ पर आपको हिंट दे दिया कि ये क्या हो रखा है, डीकम्पोज हो रखा है। क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है। अब जब ये डीकम्पोज हो रहा है तो रिएक्शन आपको कौन सी करनी है, बैकवर्ड रिएक्शन करनी है। कौन सी रिएक्शन करनी है, बैकवर्ड रिएक्शन करोगे। यहाँ से एक, यहाँ से सबसे पहले
डिसोसिएशन के लिए आपको फॉर्मूला निकालना है, जो कि डिसोसिएशन के लिए आपका फॉर्मूला ये बनेगा, वही ऐसे एच आई को सॉल्व करोगे, एच की वैल्यू ये, आई की है, आई टू की है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करोगे, ये आ गया। इसके लिए फिलहाल तो प्रोडक्ट ये है ना, तो प्रोडक्ट ये हो जाएगा और रिएक्टेंट ये है तो रिएक्टेंट ये हो जाएगा इस फिलहाल इसके लिए, ठीक है। तो आगे इसमें क्या करोगे, इसका फॉर्मूला निकालोगे। अब यहाँ से देखोगे एच आई के कितने मोल्स दिए हुए हैं रिएक्शन के लिए, 1 मोल दिया हुआ है एच आई, यानी कि किसकी, ए की वैल्यू हो गई 1 मोल। और कितना डिकम्पोज हो रहा है, 50% डिकम्पोज हो रहा है। 50% निकाल सकते हो उसका, बताओ निकाल सकते हो या नहीं? अरे बच्चा बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। ए की वैल्यू कितनी दे दी, 1 दे दी। अब यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी निकाल सकते हो, 1 का 50% निकाल सकते हो, जो आपका आ जाएगा 0.25, सॉरी 0.25 ए की, और x की वैल्यू रखोगे उठाकर इस फॉर्मूले में, आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। आंसर मैच करना कैलकुलेशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, बिल्कुल इसी तरीके से होना है, रिएक्शन आनी चाहिए, बस आपको करनी है कि आपका क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा, ठीक है। एक ये और न्यूमेरिकल देखो आप, 1 moles of ethyl alcohol reacts with 4 moles of acetic acid at equilibrium, 0.933 moles of ethyl acetate were formed यानी कि सिंथेसिस करना है। किसका सिंथेसिस करोगे बेटा, यहाँ से इसका सिंथेसिस करोगे एट इक्विलिब्रियम। अब ये क्या है, इसका नेम आप बताओगे, बिल्कुल अच्छे से रटवा रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना उसको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि ये क्या क्या है सारे, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आपको क्या मिलाना है, एथाइल अल्कोहल में क्या मिलाओगे, एसिटिक एसिड मिलाओगे, और यहाँ से आपका ये बनेगा, इनिशियल मोल्स के लिए लोगे और यहाँ से फिर आप दूसरे मोल्स के लिए लोगे, केडी की वैल्यू निकालोगे, सिंथेसिस हो रहा है, फॉर्म मतलब सिंथेसिस फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए निकालोगे। अब यहाँ पर देखो 1 मोल्स ऑफ एथाइल अल्कोहल आपकी है ए, तो ए की वैल्यू दे दी 1, और 4 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड है आपका ये, और यहाँ से बी की वैल्यू कितनी दे दी, 4 दे दी। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं किसके, एट इक्विलिब्रियम, इतने मोल्स बनते हैं, कितने मोल्स, 0.933, यानी कि x की वैल्यू दे दी ये। अब आप क्या करोगे, इनकी वैल्यू ये तीनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करोगे। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, यू आर सो ब्रिलियंट, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पहले आप क्या करो, इसको नोट कर लो, इसमें स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यहाँ पे आंसर भी दिए हुए हैं, सब सॉल्व कर रखा है इसमें बच्चे ने। तो अब इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, छोटा सा लॉ है, आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा, बिल्कुल इतना सा है, ये रहा, बहुत इजी सा लॉ है। क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसके और भी नेम हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, पार्टीशियन लॉ, नर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये इसके बहुत सारे नेम्स हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था हैंड राइटिंग का थोड़ा सा मैनेज कर लेना, पर मैं आपको डिक्टेट कर दूंगी तो आपको आसानी होगी समझने में। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, इसमें दिया है व्हेन 2 सॉल्वेंट्स आर नॉन सॉल्युएबल इन ईच अदर, 2 ऐसे सॉल्वेंट लेने हैं जो एक दूसरे में नहीं घुलते हो, देन दे विल सेपरेट दे विल फॉर्म सेपरेट लेयर और बाउंड्री इन कंटेनर। देखो अब इसमें छोटी सी एक चीज़ है, आप एक कंटेनर लो, कंटेनर में पहले डाल दो यहाँ पर वाटर, क्या डाल दो, वाटर, फिर ऊपर डाल दो इसमें ऑयल, क्या डालोगे, ऑयल। क्या वाटर और ऑयल मिक्स होंगे, बिल्कुल नहीं हो सकते, ऑयल जो होगा वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे, ये क्या है, वाटर है, चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसमें पता चल जाएगा, ये क्या है, ये वाटर है। तो जहाँ ये मान लो इस कंटेनर में इतना वाटर भरा हुआ है, तो जहाँ पर वाटर और ऑयल की सरफेस एक दूसरे को टच करेगी, वहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, वहाँ पर आकर आपकी एक सेपरेट लेयर या बाउंड्री बन जाएगी, किसके अंदर, कंटेनर के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। इसमें हमें क्या लेने हैं, 2 नॉन सॉल्युएबल क्या लेने हैं, सॉल्वेंट्स लेने हैं जो आपस में ना घुलते हों। दे विल फॉर्म सेपरेट लेयर और बाउंड्री इन कंटेनर। समझ में आ गई बाउंड्री कैसे बनेगी, इफ सॉल्यूट विच इज सॉल्युएबल इन बोथ सॉल्वेंट हैज बीन एडेड इन दिस कंटेनर, देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन बोथ सॉल्वेंट एंड फॉर्म एन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो बेटा, इसमें रिएक्शन होगी,
रिएक्शन कैसे होगी, जब ये हमारे एक दूसरे में मिल ही नहीं रहे हैं तो रिएक्ट कैसे करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, बाहर से एक सॉल्यूट मिलाएंगे जो दोनों में घुल जाता हो। जब ये दोनों में घुल जाएगा तो सारा मिक्सचर एक हो जाएगा, सारा मिक्सचर एक हो जाएगा, देन इट विल डिस्ट्रीब्यूट इन बोथ सॉल्वेंट, दोनों सॉल्वेंट में फैल जाएगा एंड फॉर्म एन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम स्थापित करेगा। पूरी जो यूनिट है ये हमारी इक्विलिब्रियम पर ही बेस है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो अब देखो ये लॉ कहाँ से आया, ये तो बता दिया। नॉन सॉल्युबल सॉल्वेंट लेने हैं, दोबारा दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। नॉन सॉल्युबल सॉल्वेंट लेने हैं जो आपस में ना घुलते हों। नॉन सॉल्युबल का मतलब ये है, नॉन सॉल्युबल इन ईच अदर। वे क्या करेंगे, उसमें हम एक सॉल्यूट मिलाएंगे जो दोनों में सॉल्युबल हो, दोनों में घुलता हो। वो जब हम उसमें कंटेनर में ऐड करेंगे तो वह क्या करेगा, दोनों सॉल्वेंट में आराम से पहुंच जाएगा और इक्विलिब्रियम स्थापित कर देगा। आगे देखो, इन 1891 में क्या है ये, नर्स एक्सप्लेन सच बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ equilibrium and gives the statement of distribution law। 1891 में नर्स ने एक्सप्लेन किया था बिहेवियर, किसके बिहेवियर के, सॉल्यूट के बिहेवियर को इक्विलिब्रियम के बेसिस पर, और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया था तब। ठीक है, समझ में आई। देखो 1891 में नर्स ने एक्सप्लेन किया था सॉल्यूट का ऐसा बिहेवियर कि वो ना घुलने वाले विलियनों में भी घुल जाता है और वहाँ से इक्विलिब्रियम स्थापित कर देता है, और तब उन्होंने इस स्टेटमेंट को क्या कहा था, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहा था। अब इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, according to Nernst, when a solute is dissolved between non-miscible solvent at constant temperature, then the ratio of concentration of solute in both solvent will be constant। अब ये क्या दे दिया ये बवाल, अभी तो हमने कहा था कि ये है, अरे इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म दी है। ये तो हमने बता दिया कि आपका जो सॉल्यूट होता है जो दोनों में घुल जाए वो हमारा इस तरीके से रिएक्ट करता है। इन्होंने आपको प्रूफ करना है, प्रूफ कैसे करना है, इन्होंने ये दे दिया यहाँ पर, ये रहा, ये दिया गया है इसमें, व्हेन अ सॉल्यूट इज डिजोल्व, जब सॉल्यूट डिजोल्व हो जाएगा। देखो ये दिया हुआ है सॉल्वेंट, ये अलग अलग है बेटा, एक ब्लैक से बनाया बच्चे ने, एक से ब्लू से बनाया, तो इसमें दिख नहीं रहा तो अलग अलग बना लेना, पर ये घुलेंगे नहीं आपस में। अब इसमें क्या करोगे, एक्स सॉल्यूट मिला रखा है इसमें, ये आ गया एक्स सॉल्यूट है। ठीक है, जब ये क्या करा जाएगा, डिसॉल्व करा जाएगा बिटवीन नॉन मिसेबल सॉल्वेंट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये पॉइंट टू बी नोटेड है इसमें, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तब रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, तब सॉल्यूट की रेशो ऑफ कंसंट्रेशन जो होगा ऑफ बोथ सॉल्वेंट विल बी कांस्टेंट। यहाँ पर ये चीज़ कही गई है कि जो सॉल्वेंट ए और सॉल्वेंट बी की कंसंट्रेशन का रेशो जो होगा वो नियत होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, विच इज़ नॉन एज के डी, अभी पढ़ाया था आपको। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ाया था ना, के डी। ठीक है, आगे देखो, इसमें पहले इसका क्या लो, स्क्रीनशॉट, ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन लो। वीडियो पॉज करो और नोट करो। आगे दी है इसकी एक्सप्लेनेशन, इसको एक्सप्लेन किया गया है कि ये होता कैसे है। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन फटाफट से देखो, अभी बहुत सारा है इसमें, थोड़ा सा ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था के सिद्धांत पर बेस है ये। व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व, जब विलय घुल जाता है बिटवीन नॉन मिसेबल सॉल्वेंट, देन इट पार्टिकल्स विल मूव इनटू फर्स्ट सॉल्वेंट एंड सेकंड सॉल्वेंट, तब उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, पहले और दूसरे सॉल्वेंट के साथ मूव करने लगते हैं, उसके साथ घुल जाते हैं। फ्यू पार्टिकल विल मूव फ्रॉम ए टू बी, कुछ पार्टिकल ए से बी की तरफ, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये सॉल्वेंट दिया हुआ है ना ए बी, इसी तरीके से कुछ पार्टिकल विल मूव ए टू बी और कुछ बी टू ए मूव करेंगे टिल द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये जब तक घुलते रहेंगे आपस में, जब तक साम्यावस्था स्थापित नहीं हो जाती। इफ द रेट ऑफ क्या दिया हुआ है, इफ द रेट ऑफ डाइसॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन फर्स्ट सॉल्वेंट इज R1, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रेट दिया हुआ है कि अगर आप रेट दिया हुआ है कौन सा, डिसॉल्यूशन का रेट, मतलब सॉल्वेंट किस तरीके से डिसॉल्व होगा। बेटा ये डिसॉल्व है घुलने वाला, ठीक है, जो सॉल्यूट है जिस रेट से डिसॉल्व होगा, मान लो वो R1 है, तब हम यहाँ पर लगाएंगे लॉ ऑफ एक्टिव मास, जो आपका यहाँ से दिखा देगा R1 इज इक्वल, R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C1 के। C1 क्या है, C1 है बेटा यहाँ से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट ए। ठीक है, अब इसमें
ये इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा K1 कांस्टेंट आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को। इसी तरीके से दूसरे में निकालोगे तो यहाँ से रेट क्या आ जाएगा, R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2, सॉल्व करोगे ये आएगा। बट एट इक्विलिब्रियम दोनों रेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं दोनों रिएक्शन के रेट। तो यहाँ से K1 इज इक्वल टू आ जाएगा C1, फॉर्मूला आने वाला है, ध्यान से देखना। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से ये इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, सी एक जगह ले सकते हो, मतलब सॉल्युबिलिटी वाला एक साथ ले सकते हो, और यहाँ से जो आपका कांस्टेंट है वो एक साथ आ सकता है। तो यहाँ से क्या जानते हो आप, ये जानते हो K1/K2 डायरेक्टली इक्वल होता है किसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, जानते हो ना ये? अरे ये जानते हो या नहीं? बिल्कुल आराम से जानते हो। और भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है ना। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन पढ़े हैं हमने इसमें कल की क्लास में। और इसमें ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो C1/C2 किसके इक्वल हो जाएगा, C1/C2 इक्वल हो जाएगा KD के। समझ में आ गई इतनी बात? इतना नोट करो, पहले एक्सप्लेनेशन नोट करो। ये हो गई एक्सप्लेनेशन। अब लिमिटेशन बताएंगे, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, फिर इसकी मॉडिफाइड फॉर्म भी है, छोटी सी है ये, यहाँ पर आपके एप्लीकेशन के साथ ही खत्म हो जाएगी। फटाफट से देखो इसके लिमिटेशन क्या है। सबसे पहली लिमिटेशन है सॉल्यूट मस्ट बी इनसॉल्वेबल इन ईच अदर, दोनों सॉल्वेंट आपस में ना घुलते हों। इट मीन्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैन बी अप्लाइड। ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनमें ये क्या है, ये आपके सॉल्वेंट दिए हुए हैं जो आपस में नहीं घुलते हैं, ये एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इन ये कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं कि ये आपस में घुल जाते हैं, बट इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, की ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये इसमें अप्लाई नहीं हो सकता। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बदलता रहेगा तो साम्यावस्था चेंज हो जाएगी, देन इट विल चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सांद्रता पर प्रभाव पड़ेगा इससे। नेक्स्ट, सॉल्यूट शुड बी सॉल्युएबल इन बोथ सॉल्वेंट, की जो आपका विलेय है दोनों विलायकों में घुल जाना चाहिए। ये हो गई इसकी क्या एग्जाम्पल, लिमिटेशन की, ये लिमिटेशन है। अब इसमें दिया हुआ है एक एग्जाम्पल, क्या है ये एग्जाम्पल, जैसे आपका I2 है, या आपका CCl4 और CS2 दोनों में घुल जाता है। सक्सेनिक एसिड जो होता है पानी और CCl4 दोनों में घुल जाता है। सॉल्यूट शुड नॉट बी एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड इन सॉल्वेंट। अब ये यहाँ पर एक पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि आपका जो विलेय है, जो सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट के अंदर एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, ये पहले से ही जैसा है वैसे ही घुलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, छोटा सा है बिल्कुल, देखो इसमें आप इसका लिमिटेशन का स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल, अगर ना लिया हो आपने, वैसे तो आप बिना कहे ले ही लेते होंगे। देखो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आज कंप्लीट करेंगे, ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन सॉल्यूट रिप्रेजेंट नॉर्मल बिहेवियर इन सॉल्वेंट। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जब एप्लीकेबल हो सकता है अगर आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट के प्रति बिहेवियर अपना नॉर्मल रखता हो, जैसे उसका नॉर्मल बिहेवियर है। सॉल्यूट विल डिसोसिएट और एसोसिएट इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, पर इसमें क्या होगा, सॉल्यूट कैसा होगा, दोनों सॉल्वेंट में घुलने वाला होगा, तो ये क्या होगा, ये आपका सॉल्वेंट में जाकर क्या हो सकता है, एसोसिएट और डिसोसिएट हो सकता है, तब उसकी कंसंट्रेशन वेरिएबल हो जाएगी, कंसंट्रेशन में परिवर्तन आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ शुड बी यूज्ड इन मॉडिफाइड फॉर्म। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सिर्फ मॉडिफाइड फॉर्म में यूज किया जा सकता है। क्यों यूज किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पहले के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, मतलब जो उसकी मॉडिफाइड फॉर्म नहीं है, तो उसमें ये कहा गया है कि सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट में घुलना चाहिए, लेकिन लिमिटेशन में आपका ये बता दिया कि एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। अरे खुद एक छोटी सी चीज़ बताओ, जब कोई चीज़ मान लो किसमें पानी में चीनी घुल रही है, तो पानी में जब आप चीनी डालोगे तो वो घुलेगी ही, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसमें उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी जब चीनी पानी में घुल जाएगी, तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं करनी है, तो हम उसकी मॉडिफाइड फॉर्म को पढ़ते हैं। मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, अगर आपका सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाए, मतलब सॉल्यूट टूट जाए यहाँ घुलने पर, इसमें सॉल्वेंट में मिलाने पर। इफ़ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिसोसिएट इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट में जाकर अगर आपका सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाए, देन इट कंसंट्रेशन इन दैट सॉल्वेंट विल रिड्यूस, तब उसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सांद्रता घट जाएगी, सीधी सी बात है। और जो उसकी सांद्रता घटेगी ना, वो आपकी डिपेंड करेगी किस चीज़ पर,
पर डिपेंड करेगी कि आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे हुआ है, कि यानी कि आपका जो कंपाउंड है, जो सॉल्यूट है, वो कितना टूटा हुआ है। तो इस केस में जो आपकी केडी होगा, इन सच केस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, वो आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकेगा। दोनों कंडीशन नोट कर लेना, अगर आपकी पूछी जाए तो ये दोनों कंडीशन पूछी जा सकती हैं। आगे इसमें देखो, फर्स्ट लॉ हो गया ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मॉडिफाइड फॉर्म पहली फॉर्म। अगर आपका सॉल्यूट जो है एसोसिएट हो जाए तब यहाँ पर आपका क्या होगा, इफ़ सॉल्यूट मॉलिक्यूल विल एसोसिएट इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म अ पॉलीमर, तब वो वहाँ से एसोसिएट होकर क्या बना लेगा, पॉलीमर। और वही बात है कि जो आपका कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की, डिग्री ऑफ एसोसिएशन पर डिपेंड करेगी, और फॉर्मूला आपका यहाँ से कुछ ये बनकर आएगा। आगे दी हुई है इसमें एप्लीकेशन, नोट कर लो इसको भी। एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो, छोटी सी एप्लीकेशन है इसमें। इट इज़ एप्लीकेबल टू फाइंड आउट द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। अलग अलग सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट की कंसनट्रेशन, सांद्रता को फाइंड कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के द्वारा। इट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो आपका सॉल्यूट है वो अलग अलग सॉल्वेंट में कितना घुल जाता है, उसे मेजर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखना इसमें क्या दिया गया है, थर्ड पॉइंट देखना ध्यान से। अब it is used for the separation of solvent by solvent extraction method। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है इसमें आप सॉल्वेंट को भी अलग कर सकते हो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के द्वारा। क्या है ये, अब ये मेथड, इन दिस मेथड गिवन सॉल्यूट हैज़ बीन एडेड, विलय मिलाया जाएगा इसमें दोनों सॉल्वेंट में। अब सॉल्वेंट जिसमें इन विच सॉल्यूट इज़ मोर सॉल्युएबल, अब वो सॉल्वेंट जिसमें सॉल्युएबल जो है, देखो कंफ्यूजिंग है ना थोड़ा, बिल्कुल भी नहीं है। देखो इसमें सॉल्यूट जो है जिसमें सॉल्वेंट जो है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा घुल जाएगा, मतलब वो विलयन जिसमें विलय ज़्यादा पूरी तरीके से घुलेगा, वो आसानी से उससे रिमूव किया जा सकता है। तो और इसी विधि को जब दोबारा दोबारा दोहराओगे, जब कई बार दोहराओगे, सेवरल टाइम्स करोगे इस प्रोसेस को, तब आपका एक सॉल्वेंट आसानी से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल देखो, यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर जो होता है उसका प्योरिफिकेशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करोगे, इन दिस मिक्सचर Zn हैज़ बीन एडेड, जिंक मिलाया जाता है, इट इज़ मोर सॉल्युएबल इन Ag इन कंपेयर टू लेड। Zn जो होता है Ag के साथ ज़्यादा सॉल्युएबल होता है लेड की कंपैरिजन में। लेड कैन बी रिमूव फ्रॉम द मिक्सचर इन इनसॉल्युएबल फॉर्म, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लेड को आसानी से अलग कर सकते हो। अब Zn तो Ag के साथ मिक्स हो गया, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लेड निकाल सकते हो। तो यहाँ से, और इस प्रोसेस को कई बार करने पर, यानी कि Zn कई बार मिलाने पर आपको यहाँ से प्योर फॉर्म मिल जाएगी, किसके लिए, किसकी, लेड की। और यहाँ से आप किसका, सिल्वर मिरर का प्योरिफिकेशन कर सकते हो। यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये एप्लीकेशंस हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर इसने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो। अब इसमें आगे आता है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है ले चैटलियर प्रिंसिपल, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्न पर। आज हम बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ना लिए हो तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा स्टार्ट, यहाँ से किया है, स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसमें तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी बता देते हैं आपको, physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर मैसेज करके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।